जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा मेंस के साइंस प्रश्न को देखेंगे। जो साइंस प्रश्न 12 पूछे गए हैं बिहार दरोगा मेंस में। तो पहला क्वेश्चन है कि एक कूली 15 किग्रा के सामान को जमीन से उठाकर अपने सिर पर 2 मीटर ऊंचाई तक 5 सेकंड में रखता है। दूसरा कूली उसी डिब्बे सामान को समान ऊंचाई तक 10 सेकंड में उठाकर रखता है। उपरोक्त स्थिति के लिए सही विकल्प चुनें। प्रथम कुली ने ज़्यादा कार्य किया, नहीं। द्वितीय कुली ने ज़्यादा कार्य किया, दोनों ही कुलियों ने बराबर कार्य किया, यही सही है। और जब भी हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो कोई काम ही नहीं होता है, और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो यहाँ शून्य कार्य है, लेकिन शून्य कार्य तो दोनों तो शून्य कार्य किया, इसलिए बराबर कार्य यहाँ पर आंसर दिया गया। अगर आंसर में रहता दोनों ने कार्य नहीं किया तो एकदम यही सही होता है, क्योंकि कार्य डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, यानी बल भी लगनी चाहिए और विस्थापन भी होनी चाहिए। बल होगा लगेगा तो विस्थापित होनी चाहिए, एक ही दिशा में दोनों चीज हो, तभी हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। अब इसको 9th के चैप्टर कार्य ऊर्जा में दिया गया है और वहां पर समझाया गया है कि आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं, आपने प्रयास किया तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की है, क्या आप बोझ पर कुछ कार्य कर रहे हैं? तो विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं उस रूप से इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया, यानी कार्य नहीं हुआ है। तो इसलिए दोनों का वहां पर आंसर क्या हुआ? कार्य बराबर। यहाँ पर दूसरा चैप्टर कार्य ऊर्जा से ही है, ये भी चैप्टर कार्य ऊर्जा से है, और ये 9th में दोनों 9th के कार्य ऊर्जा चैप्टर में दिया गया है। कार्य का सूत्र क्या होता है? तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए लिखा गया किया गया कार्य और बल गुना विस्थापन, डब्ल्यू बराबर एफ एस। और किया गया कार्य गतिज ऊर्जा जब पूछता है तो 1/2 mv², और जूल में ही इसको यहाँ पाया जाता है, इसको भी जूल में ही मापा जाता है। तो यहाँ पर कार्य क्या हो गया? डब्ल्यू बराबर एफ एस, और जूल में मापा जाता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो mgh होता है, तो स्थितिज ऊर्जा mgh और जूल में मापा जाता है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², और शक्ति का p बराबर W/T होता है। तो यहाँ पर दिया गया है अच्छे से, आप एक बार 9th के चैप्टर में कार्य ऊर्जा में देख सकते हैं एनसीईआरटी में। ये सभी एनसीईआरटी से पूछे गए प्रश्न हैं। फिर देखते हैं कि कॉपर के विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण के समय किए जाने वाले एनोड कैथोड और विद्युत अपघटन क्रमशः होते हैं। यह 10th का चैप्टर धातु एवं अधातु से लिया गया प्रश्न था, और धातु में ये एग्जाम्पल चित्र के द्वारा दर्शाया गया और वहां से प्रश्न पूछ लिया। तो अशुद्ध कॉपर, शुद्ध कॉपर, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन, यही आंसर होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये देखिए यहाँ पर समझाया गया है कि तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड पर कार्य करती है, लिखा गया और वही चीजें वहां पर दिया गया। तो धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। और इससे जो ये क्वेश्चन दिया गया, ये वाला जो हम रखे हैं बगल में रंगा के, यहाँ से बिहार दरोगा पीटी 2026 में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बना था। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि 9-10th का एनसीईआरटी VVI है। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का टेक्नीशियन ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो 9-10th का साइंस एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 तत्वों में दिए गए, उसके इलेक्ट्रॉन का वितरण के साथ मिलाइए। अब ऑक्सीजन, अब ये जो दिया गया है 9th का परमाणु एवं अणु चैप्टर से दिया गया। अब ऑक्सीजन का आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 8 होती है, नियॉन का 10 होता है, और एल्युमिनियम का 13 होता है, फास्फोरस का 15 होता है। अब यहाँ से मिला लीजिए, 8 होता है, 2 6 8 होता है, एल्युमिनियम 2 8 2 10 3 13 हो गया, फास्फोरस 8 2 10 5 15 हो गया, और नियॉन 2 8 10 हो गया। ऑक्सीजन का 2 6 होता है, सॉरी यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन का 2 6, क्योंकि 2 6 8 होता है। तो अब ये लिखने के लिए एनसीईआरटी में अच्छे से दिया गया है। देखिए यहाँ एनसीईआरटी से हम कॉपी करके यहाँ लिख दिए हैं, तो एनसीईआरटी से दिया गया है एकदम। देखिए कि मान ऑक्सीजन पूछा था, ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है, तो देखिए 2 और 6 लिखा है। फिर इसी प्रकार नियॉन पूछा था, नियॉन 10 नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर होता है परमाणु संख्या, और देखिए यहाँ पर 2 8 10 लिख दिया गया था। इसी प्रकार एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 13 नंबर पे इसका परमाणु संख्या होता है, देखिए 8 2 10 3 13 लिख दिया गया था। इसी प्रकार फास्फोरस 15 नंबर पे होता है, तो देखिए 2 8 10 5 15 लिख दिया गया था। ये KLMN क्या होता है? तो आप जब ये पढ़िएगा कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, ये चक्कर लगा रहा है, तो इसको हम K मानते हैं, इसको L मानते हैं, इसको M मानते हैं, इसको N मानते हैं। तो इसका 2 होता है, इसका 8 होता है, इसका 18 होता है, और इसका 32 होता है।
अब जब हम 8 ऑक्सीजन का लिखते हैं तो ऑक्सीजन में 2 लिखते हैं तो 2 के बाद 6 ही क्यों लिखते हैं, 8 लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, जो बचता है शेष लिख देते हैं, 2 6 8, ये 6 संयोजकता हो जाता है या बाहरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में 6 घटाते हैं, 2 होता है। ये लिखाने के लिए हम अच्छे से यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं, धातु चैप्टर एक बार जरूर देखें, ना तो आप ये NCERT का 9th 10th का बुक खरीदते हैं तो उसमें अच्छे से दिया गया और उससे अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि प्रकाश के संपर्क में आने वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन, छायादार क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया गया था, एक मिनट, यहाँ प्रकाश के संपर्क में आने वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन। अब यहाँ पर दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन लिखा हुआ है। तो छायादार क्षेत्र में ऑक्सीजन का उत्पादन प्रसार कोशिका विभाजन करता है, छायादार क्षेत्र कोशिका ऑक्सीजन का प्रसार कोशिकाओं को लंबा करता है। तो आंसर 2 और 4 होगा। ये 2, एक मिनट, ये 2 और 4 होगा। अब 2 और 4 यहाँ पर समझाया गया है, एक बार अच्छे से देख लीजिए कि जब वृद्धि करता है, यहाँ पर 10th का चैप्टर आप एक बार क्वेश्चन देख के और 10th का चैप्टर निकालिएगा। 10th का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय है, उसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन मेंस में आया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब वृद्धि करता है, जो हम पहले कर चुके हैं, जब वृद्धि करता है पादप संशोधित करता है एक हार्मोन जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, यह प्रो के अग्रभाग में टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक और प्रकाश आ रहा है तो ऑक्सीजन विस्तृत होकर प्रो के छाया वाले भाग में आ जाता है और प्रो के प्रकाश का दूर वाला साइड ऑक्सीजन। तो इसको पढ़िएगा, यहाँ पर दिया गया अच्छे से, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन राइबोसोम का कार्य है? तो राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, एंजाइम का निर्माण करना, यही दोनों सही है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कहाँ दिया गया है। तो 9th के चैप्टर जीवन के मौलिक इकाई कोशिका में दिया गया है, और कोशिका में दिया गया है कि खुरदरी अंतःपर्दजालिका और चिकनी अंतःपर्दजालिका 2 प्रकार के होते हैं। आर्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं, और राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर दिया गया राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण होता है। और SER साउथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, चिकनी पर्दजालिका अंतिपर्दजालिका, उसमें वसा और लिपिड का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो वसा और लिपिड वाला भी था, तो देखिए 3 जिसमें है वो तो नहीं होगा क्योंकि वसा और लिपिड का निर्माण कौन करता है? चिकनी अंतःपर्दजालिका। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं होता है, और ये भी नहीं होगा। BC तो ऐसे ही छट जाता है। आंसर इसका क्या होगा? पहला और दूसरा। आप जब पढ़ते हैं तो अच्छे से आप क्वेश्चन को छांट भी सकते हैं। अभी नीचे देखिए रासायनिक समीकरणों को रासायनिक अभिक्रिया से प्रकार से मिलान कीजिए। अब ये क्वेश्चन दिया गया है 10th के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, और इसको हम अगर देखते हैं तो आप अगर इसको समझ लेते हैं, विस्थापन मतलब होता है विस्थापित करना, द्विविस्थापन मतलब 2 को विस्थापित करेगा, वियोजन मतलब अगर हम बोले तो वियोजन मतलब होता है टूटना, कोई चीज टूटेगा, संयोजन मतलब जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ टूटेगा, और यहाँ पर 2 बार विस्थापन होगा, यहाँ 1 बार विस्थापन होगा। अब देखिए C+ कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर जुट रहा है तो ये CO2 बन रहा है, तो यहाँ जुट रहा है तो ये संयोजन है, यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा पहला का। तो यहाँ देखिए आंसर में दिया गया 1 का 4। CaCO3 टूट गया, CO कार्बन CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अगर टूट गया तो हम बोले थे वियोजन कहलाएगा। Pb मिनी सीसा जिसको लेड बोलते हैं प्लस CuCl2। तो यहाँ पर देखिए कि ये Pb जो है Cl2 में जुट गया और CO को क्या कर दिया? विस्थापित। यहाँ एक विस्थापित हो रहा है इसलिए एक विस्थापन, है एकल विस्थापन इसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 को विस्थापन हो रहा है, Na2SO4 BaCl2। तो यहाँ पर जो है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर बना रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर BaSO4 हो गया, BSA4 हो गया, Na यहाँ Cl हो गया, तो ये दोनों जुट गया तो 2 बार विस्थापित होगा, इसलिए द्विविस्थापन कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आप एक बार रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 10th का चैप्टर वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये NCERT से ही है, लेकिन इंटर के NCERT से है, तो यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं कि अधिकतम विद्युत ऋणी तत्व, तो यहाँ हो जाएगा फ्लोरीन। वर्ग 14 का जिसकी परमाणु त्रिज्या न्यूनतम हो कार्बन, वर्ग 13 का तत्व जो अर्धचालक हो बोरॉन, और वर्ग 15 का तत्व जो त्रिबंध नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एकल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगर आपको ये ध्यान है तो ये बहुत ही आसान बन जाता है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर त्रिबंध वाला यहाँ है, और देखिए नाइट्रोजन 1, तो
यहाँ पर एस का एक हो गया, तो एस का एक इसमें है और इसमें है, दो तो ऐसे ही छट जाता है। अगर आपको एक याद रहता है, दो ऐसे ही छट जाता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक बात रही कि फिर 13 का अर्धचालक था, तो अर्धचालक एक ही इस ऑप्शन में है, बोरोन। फिर आर का 2 देख सकते हैं, तो आर का 2 इसी में है, तो ये सीधा सीधा अगर किसी को नहीं भी पता है तो भी ये आंसर बन जाता है। ये आप 10th का भी चैप्टर पढ़ते हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो उससे भी ये सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन तो वहीं से डायरेक्ट है, तो उससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और आसान है, 9th 10th के चैप्टर से ही दिया गया है, तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें उसको। अब यहाँ दिया है घरेलू विद्युत परिपथों में उपकरणों को श्रेणी क्रम के जोड़ने के बजाय समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों? तो घरेलू विद्युत परिपथों में उपकरण श्रेणी क्रम जोड़ने के बजाय समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों? समानांतर संयोजन सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक उपकरण को मुख्य आपूर्ति के समान वोल्टेज प्राप्त हो और प्रत्येक उपकरण स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। तो ये दोनों ही सही है, और ये दोनों AR सही स्पष्टीकरण भी है, तो ये ध्यान रखेंगे। समानांतर संयोजन प्रत्येक उपकरण को समान विभवांतर वोल्टेज प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से आपूर्ति के बराबर होता है। यदि किसी उपकरण में खराबी आ जाए तो अन्य उपकरण प्रभावित नहीं होते हैं, इसीलिए इसे लगाया जाता है। मान लेते हैं चूहा ही किसी का एक तार को काट दिया पंखा का, तो ऐसा थोड़ी है दूसरे घर का बिजली चल जाएगा, दूसरे घर का पंखा नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि घरेलू वायरिंग में सभी उपकरणों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये भी 10th का चैप्टर आप जब विद्युत पढ़ेंगे तो वहां पर दिया गया है, 10th का चैप्टर विद्युत में। देखिए यही क्वेश्चन था, घरेलू विद्युत परिपथ उपकरणों को श्रेणी क्रम जोड़ने के बजाय समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, सही है। समांतर संयोजन ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक उपकरण की मुख्य आपूर्ति के समान वोल्टेज प्राप्त हो और प्रत्येक उपकरण स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। फिर ये देखिए, ये क्वेश्चन क्लिनिकल सेटिंग्स में सक्रिय चारकोल का सबसे आम दवा देने का तरीका क्या है? ये 12th का साइंस केमिस्ट्री से दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर है अध्याय 5 में, वहां से दिया गया कि मौखिक सस्पेंशन यानी ओरल सस्पेंशन के द्वारा ये दिया जाता है क्लिनिकल सेटिंग में सक्रिय चारकोल। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर समझाया गया है सक्रिय चारकोल की सतह बहुत ही छिद्रयुक्त होती है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल अत्यधिक अधिक होता है और अपनी सतह पर विषैली पदार्थ एवं कई दवाओं का अणु आयनों को अधिशोषण द्वारा चिपका दे। इसी कारण विषाक्तता है दवा को ओवरडोज के मामले से मतलब मौखिक सस्पेंशन के रूप में दिया जाता है, जिससे विष शरीर के रक्त में अवशोषित नहीं हो पाता है और उसका हानिकारक प्रभाव कम हो जाता है। ये अभी बता ही चुके हैं, इसका ही यहाँ पर ये देखिए दिया गया है, पेज का फोटो लेके दे दिए हैं, NCERT से ये दिया गया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिपथ में 10 ओम प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा है। ये भी आप विद्युत चैप्टर जब पढ़िएगा वहां से ही ये भी क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया 20 ओम, 10 ओम, 5 ओम, ये चित्र 0.6 से आंसर दिया गया है। ए और बी के बीच 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो 1/20, 1/10, 1/5, यहाँ 7/20 आया। इसको जब सॉल्व करेंगे 2.1 है, फिर इसको सॉल्व किया तो 0.6 दिया गया। जब हम भी मेंस दिए तो ये क्वेश्चन गलत हो गया था, इसके बाद सभी क्वेश्चन सही हुआ था, क्योंकि हम 9th 10th का NCERT का डेली रिवीजन करते थे इसके द्वारा, इसलिए PT और मेंस दोनों रिजल्ट बना है। हम आपको किसी दिन एक दिन एडमिट कार्ड और रिजल्ट शेयर जरूर करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, ऐसा ही अगर वीडियो चाहिए तो आप जुड़े रहिए।